Now, respiration is our new topic. रेस्पायरेशन हमारे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट और एनिमल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रेस्पायरेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन और बर्निंग ऑफ फूड मटेरियल इन ए सेल। सेल का ऑक्सीडेशन करना या बर्निंग ऑफ फूड मटेरियल करना सेल में या सेल के अंदर रेस्पायरेशन कहलाता है। रेस्पायरेशन इज a process the, that provides energy for work. A process that provides energy for work, this can also be called as respiration. और रेस्पायरेशन को मैं अगर क्लासिफाई करूं तो रेस्पायरेशन दो ग्रुप्स में क्लासिफाई हो सकती है। पहले तो एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पायरेशन में। एरोबिक रेस्पायरेशन अगर डेफिनेशन वाइज देखूं, रेस्पायरेशन को अगर मैं डिफाइन करूं, a process of cellular respiration, process of cellular respiration in which oxygen is used to oxidize food material in order to generate energy called aerobic respiration। ठीक है। अच्छा, जो एनर्जी जनरेट होती है, पैकेट ऑफ एनर्जी is called ATPs, जिसका मतलब एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये वो एनर्जी का पैकेट है जो बर्निंग के बाद या ऑक्सीडेशन के बाद रिलीज किया जाता है। ठीक। एरोबिक रेस्पायरेशन सेल में होने वाला प्रोसेस है। अच्छा, बच्चों के दरमियान कंफ्यूजन बहुत है रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग के अंदर। कहते हैं इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड respiration. No, it's not like that. Respiration is only focusing on the burning of food material. जो अगर तुम बात कर रहे हो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेशन और ब्रीदिंग। ये क्या कहलाता है? वेंटिलेशन या ब्रीदिंग। तो उसको इससे डिफरेंशिएटेड रखो, इसको उससे अलग रखो। नाउ अब अगर एनारोबिक रेस्पायरेशन की बात करूं, anaerobic respiration is what?
a process of cellular respiration in which food material is oxidized in absence of oxygen, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, in order to generate energy. एनर्जी, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो एनर्जी दोनों में प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में more ATPs which are energy packets they are formed, जबकि इसमें less ATPs are formed. less ATP फॉर्म होने का मतलब less energy is released. फर्क किस चीज का फर्क है? ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन होती है तो ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस कर, नहीं होंगी तो ये कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सर एक मिनट पीछे वाली स्लाइड लगा दें प्लीज। ओके, जी सर चेंज कर लूँ। ओके, anaerobic respiration includes, like the type of anaerobic respiration which is included in our syllabus is of two: in human and in yeast. यीस्ट और ह्यूमन के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर करवाया गया है हमारे सिलेबस। अच्छा, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हेन human being undergoing into anaerobic respiration? That is lack of available oxygen, which is called oxygen depth. What is oxygen depth? When biological oxygen demand, which is called BOD, is higher and less oxygen is available due to shortness of breathing, that is the circumstance when human prefer to go for anaerobic respiration. यानी मैं ये कह सकता हूँ सिंपल वर्ड्स में, when a person is performing an exercise, राइट, जब वो कोई एक्सरसाइज स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहा है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन डेप्थ होता है,
किस वजह से? ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये जब आप एक्सरसाइज में होते हैं तो यू कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, यू कैन नॉट ब्रीथ दैट डीपली, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इट कॉजेज human cells which are not getting enough oxygen, they will undergo in the process of anaerobic respiration. अच्छा, जबकि yeast are naturally made to respire anaerobically. उनके पास नेचुरली जो प्रोसीजर है, जो नेचर ने उन्हें गिफ्ट किया है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही है। अच्छा, मतलब इन्हें किसी खास सर्कमस्टांस की जरूरत नहीं पड़ती, दे आर ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, राइट। अच्छा, अब देखते हैं यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है। देखो, रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट ग्लूकोज ही होता है, राइट। लेकिन यीस्ट ये काम, नाउ फॉर योर इंफॉर्मेशन, C6H10O5N, ये कौन है? दिस इज स्टार्च मॉलिक्यूल। एन इसलिए लिखा बिकॉज इट्स अ पॉलीमर। यीस्ट स्टार्च से भी और ग्लूकोज से भी, दोनों से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। दिस इज व्हाट एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, 2 moles of this and 2 moles of this if you balance the equation। और यीस्ट ये काम डायस्टेज जाइमेज नामी एंजाइम्स की मदद से कर रहा है। डायस्टेज स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं, और जाइमेज इन्हें रेस्पिरेशन की तरफ लेके जाते हैं, यानी एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपीज प्रोड्यूस करते हैं, जो यीस्ट अपनी लाइफ के लिए इस्तेमाल करता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रहे कि ये जो यीस्ट है ना, ये तुम स्टार्च में ही इस्तेमाल करते थे। व्हेन यू आर मेकिंग डो, तुम जब डो बनाते हो तो उसमें तुम ग्लूकोज यूज नहीं करते, तुम उसमें स्टार्च यूज करते हो। तो स्टार्च को पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट या माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और फिर उसे लेके जाता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन। दिस इज व्हाट द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दैट यूजुअली पीपल हैव, जिसको मैं कोशिश करता हूँ कि हर दफा बच्चों को बता दूं कि यीस्ट ग्लूकोज तो हम उसे जब अल्कोहल की फर्मेंटेशन करवाते हैं तब देते हैं, लेकिन डो के लिए, डो एक्चुअली क्या है? स्टार्च। लाइक जो आटा है, जो फ्लावर है, फ्लावर में क्या मौजूद? स्टार्च मौजूद है। तो ये स्टार्च को पहले कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में। सारा स्टार्च कन्वर्ट नहीं हो जाता, याद रखिए मेरी बात। बहुत 30 to 40% स्टार्च या उससे भी कम किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज और माल्टोज के अंदर, और उसकी रेस्पिरेशन की जाती है जिससे डो राइज होता है, राइट। डो इज राइजिंग बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डो किस वजह से राइज होता है? ओके, अच्छा। जबकि ह्यूमन में ग्लूकोज जो सेल्स के पास मौजूद है, वो एक एंजाइम साइकिल
बहुत सारे एंजाइम जिसमें इन्वॉल्व हैं, यू डोंट इवन नीड टू नो वो कौन कौन से हैं। उनमें एक क्लास है काइनेजेस की, दूसरी क्लास है ऑक्सीडेजेस की। मैं सिर्फ लाइक इनकी क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। ऑक्सीडेशन की, ये ऑक्सीडेज, मैं क्या लिख रहा था, ऑक्सीडेजेस की, एंड रिडक्टेजेस एंड आइसोमरेजेस। पता नहीं कितने सारे टाइप के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। उनमें से एक एक दो दो एंजाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं और इसे कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में। इसमें कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में। अब लैक्टिक एसिड एक ख़ास किस्म का एसिड है जो जो रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, एंड इट इज अ सोर्स ऑफ फटीग और टायर्डनेस। एक मिनट रुको। कि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर, बॉडी में फटीग पैदा करता है। कि जब भी आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी पड़ती है उस वक्त आपके जिस्म में एक एहसास, एक फील आती है जिसे हम थकावट कहते हैं। ये थकावट का नाम फैटीग है, राइट। और याद रखिए कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तभी आप थकते भी हैं, राइट। तो ये फैटीग एक्चुअली लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से होती है। अच्छा, ये इस वजह से होती है कि लैक्टिक एसिड मसल के उस पार्ट को जहाँ पे ये बन रही है वहाँ मसल्स को बर्न कर देता है, और बर्न करने से ब्लड की सर्कुलेशन या मस्कुलर मूवमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो ह्यूमन में लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन एनारोबिक प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? मैं आगे चलूँ? जी सर। You have made all the points that जी I said also? जी जी सर। Okay. Now, just hang on. Okay. Now, अब हमारे पास जब दोनों रेस्पिरेशन की मुझे प्रोडक्ट्स पता चल गई हैं, उस वक्त मेरे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अंडर कंसिडरेशन आता है। पहले तो इस सिस्टम को देख लेते हैं कि सिस्टम कहाँ से कहाँ तक जाता है। माउथ या एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, हम माउथ से भी सांस ले सकते हैं, हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से भी सांस ले सकते हैं, या माउथ से जो सांस लेते हैं वो भी, और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से जो सांस लेते हैं वो पहले माउथ में आता है और फिर वहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, फेरिंग्स तक। फेरिंग्स आपने डाइजेस्टिव ट्रैक में भी देखा था,
Any gases coming from nostril or mouth, both are going into pharynx. Pharynx was a part of digestive and respiratory सिस्टम, दोनों सिस्टम का हिस्सा है. फैरिंग्स एक कॉमन एरिया है. फैरिंग्स से वाया ग्लॉटिस गैसेस मूव इनटू द सिस्टम. ग्लॉटिस के बाद लैरिंग्स एंड ट्रेकिया, दोनों साथ साथ हैं. अभी मैं उसकी डायग्राम जब आपको दिखाऊंगा. ये कुछ इस तरह से है. राइट, दिस पार्ट इज लैरिंग्स and this is trachea. Okay, trachea, अभी थोड़ी सी बात करूंगा इन सबकी. ट्रैकिया से गैसेस ब्रोनकाई तक जाती हैं. ब्रोनकाई से ब्रोनकियोल्स तक और ब्रोनकियोल से एल्वेलाई तक. अच्छा, माउथ से सांस लेना कोई अच्छी बात नहीं है. क्यों? यू आर अनएबल टू फिल्टर द पार्टिकल्स विच आर कमिंग थ्रू एयर. नॉस्ट्रल में नेजल नेयर या नेजल हेयर होते हैं that tend to stop fungal spore or dust into your respiratory system. क्योंकि माउथ में ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं है. अगर माउथ से सांस लेते हैं तो ये फंगल स्पोर भी आपके अंदर जा सकते हैं और साथ साथ डस्ट भी. जबकि फेरिंग्स में, फेरिंग्स इज अ कॉमन एरिया, वहां पे भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है. ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर कवर जरूर है एपिग्लॉटिस का, लेकिन उसका काम प्रोटेक्शन ऑफ फूड करना है. इट इज प्रिवेंटिंग फूड टू एंटर इन ग्लॉटिस. Larynx is a sound box which has vocal cords. उसके पास vocal cords हैं that vibrate to produce sound, which is shaped into words by the help of your tongue and nose. मैं दोबारा कहता हूँ. Larynx is a sound box which has vocal cords that vibrate to produce sound, which is shaped into words by your mouth, by your tongue, movement of mouth and nose. ठीक है, ये जो बोल रहे हैं, जबान का काम सिर्फ आने वाली आवाज को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, जबकि असल आवाज प्रोड्यूस करने वाले वोकल कॉर्ड्स हैं विच आर अ लॉट. अगर सिर्फ जबान बोल सकती होती तो अल्लाह ताला तो कोई ऐसी चीज बनाता ही नहीं ना जिसमें कोई फॉल्ट हो. तो कोई आदमी जब ज्यादा मिर्चें खा लेता तो उसकी आवाज ही नहीं आनी चाहिए थी, अलग हो जानी चाहिए. जबान इज ओनली शेपिंग इट, द साउंड विच इज कमिंग फ्रॉम योर साउंड बॉक्स. ट्रैकिया, ट्रैकिया में एक प्रोटेक्शन है, सीलिएटेड
एपिथेलियल सेल्स। अब ये होते किस तरह से? इनमें cilia which are thread like structure और उनके दरमियान म्यूकस ग्लैंड। ये कौन है? ciliated epithelium। और ये क्या है? म्यूकस ग्लैंड। Mucus gland always producing mucus which is whipped upward, upwards by the help of ciliated epithelial cell। ये ऊपर क्यों फेंक रहे हैं सर जी? सर ये ट्रेकिया बेसिकली है क्या? ट्रैकिया is like windpipe जो आप अपने थ्रोट से महसूस कर सकते हैं। आप अपने एक्सटर्नल थ्रोट को नेक के पास हाथ लगाएंगे तो आपको ट्रैकिया फील होना शुरू हो जाएगा। यू मस्ट हैव और सीन। सर ये ट्रेक सॉरी? और सर ये ट्रेकिया के अंदर से रिलेटेड और ये म्यूकस होते हैं, ये दोनों चीजें। ये देखिए, ये रहे। और सर इधर से अगर फूड पास हो तो फिर वो किस तरह नीचे जा जाएगा? बेटा फूड इसमें से नहीं पास होता या इसमें अच्छा नहीं सर है, ये वेंट पाइप है, सही सही। ठीक है? तो ग्लॉटिस इसको सॉरी सॉरी कलेक्ट कर लेता है। अच्छा जी, तो सीरिएटेड एपिथेलियम का काम विपिंग म्यूकस अपवर्ड, इसका काम है म्यूकस को ऊपर की तरफ धक्का देना ताकि म्यूकस ट्रैप कर सके, so that mucus can trap the dust particle if it escapes out of your nose या माउथ के थ्रू ब्रीदिंग करते वक्त मुंह के अंदर आ जाए या सांस में चले जाए। ठीक है? तो ये उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है। अच्छा जी, मान लिया हमने इस बात को। नाउ अब बारी आती है ब्रोनकाई की। नाउ ट्रैकिया जो ऊपर से यहां देखो इस तरफ, ट्रैकिया जो इधर आके अब डिवाइड हो रहा है, तो इन ईच पाइप इज कॉल्ड ब्रोनकस और इसका प्लूरल कहलाता है ब्रोनकाई। ईच ब्रोनकाई keeps on dividing ये इतना डिवाइड होता है, इतना डिवाइड होता है, इतना डिवाइड होता है, and ultimately opening into an air sac which is called alveoli. Alveoli is the air chamber where exchange of gases takes place। अच्छा, दोनों तरफ
Okay. Now, each bronchus keeps on dividing so that ये इतना डिवाइड होता है ताकि पूरे लंग को एक साथ एयर की सप्लाई, राइट। ये प्रेशर को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है द एंटायर लंग स्टार्ट्स फिलिंग टुगेदर, और ताकि मैक्सिमम फिलिंग के बाद एक्सचेंज ऑफ गैस प्रॉपर तरीके से हो सके। अच्छा, एल्वियोलाई को अगर मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करूं, अब जरा देखो, मैंने एल्वियोलाई को इस तरह से बनाया, this is the part which is called bronchiole. Who's typing? Okay. और अगर अब मैं इस पार्ट को मैग्नीफाई करूं, this is the wall of alveoli, which is a single layer of cell. इसके पीछे एक मिनट, इसके पीछे एक ब्लड वेसल है which is also one cell thick wall containing vessel. ये देखो, this is actually a blood capillary which is right behind. What is this? A blood capillary. अच्छा, इसमें इतनी सी स्पेस है कि एक वक्त में एक आरबीसी गुजर सकता है। Now, if oxygenated blood, सॉरी, लंग्स में कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड blood is entering into this, and here alveoli is filled with oxygen, so diffusion occur. This oxygen is absorbed by absorbed by RBC, right? Due to diffusion, as high concentration of oxygen is available over here and low concentration of oxygen inside RBC. So they quickly catch oxygen as this can easily move through single layered membranes, easily catch or quickly catch and get saturated with oxygen and move away. And what plasma was bringing? Plasma was bringing hydrogen carbonate ions. Carbon dioxide travels in form of, अब जल्दी से सुनो, ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। Carbon dioxide travels in form of H plus and hydrogen carbonate ion. Once it passes through this and blood senses that there is oxygen entering into the cell, plasma releases an enzyme which is called carbonic anhydrase.
Carbonic anhydrase converts these two ions into water and carbon dioxide, which quickly moves into alveoli as there is low concentration of CO2 inside alveoli. एक तरफ ऑक्सीजन डिफ्यूज किया क्विकली इनटू द आरबीसी, दूसरी तरफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन और एस प्लस आयन को जोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाया एंड क्विकली डिफ्यूज्ड इनटू alveoli from where it starts its journey back to, I'm drawing with blue, either from mouth or from nostril out of the body. तो यहाँ पे मैं ऑक्सीजनेटेड एयर और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग air coming outside. So that is what the track that we have studied today. I hope things make sense to you. I will be uploading this link on your website or on the YouTube so you can pass it on as well. That's all for today. इसको पढ़ के बैठना, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे मज़ीद आगे डिस्कशन शुरू करेंगे.